यह एक रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी है जो भारत के बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक को उजागर करती है। यह कहानी है आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की, जो कभी देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थीं, लेकिन कुछ फैसलों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 2009 में जब चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ बनाया गया, तो पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर भारत के सबसे बड़े निजी बैंक की कमान संभाली थी। लोग उन्हें प्रेरणा मानते थे, एक ऐसी महिला जो भारत के बैंकिंग सेक्टर की ताकत बन चुकी थी। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि यही चंदा कोचर कुछ ही वर्षों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों में घिर जाएंगी? क्या आप मान सकते हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने ही बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया होगा? लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। 2016 में एक सामान्य से निवेशक अरविंद गुप्ता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया है। यह खबर अखबारों और न्यूज चैनलों में नहीं थी, लेकिन आंकड़ों पर नजर रखने वाले इस निवेशक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लेकिन सवाल यह था कि इतने बड़े बैंक के इतने बड़े फैसले में आखिर गलती कहां हुई थी? अरविंद गुप्ता ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं। उन्हें पता चला कि वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने इस लोन को पाने के कुछ समय बाद ही अपनी एक कंपनी सुप्रीम एनर्जी के शेयर्स चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ट्रांसफर कर दिए थे। अब कहानी और भी उलझ गई थी। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था? जांच आगे बढ़ी तो परत दर परत नई सच्चाइयां सामने आने लगीं। आईसीआईसीआई बैंक का नियम था कि किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले उसकी साख और भविष्य को पूरी तरह जांचा जाए, लेकिन इस मामले में यह सभी नियम तोड़ दिए गए। 3,250 करोड़ रुपए का लोन वेणुगोपाल धूत की कंपनी को दिया गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सुप्रीम एनर्जी में ट्रांसफर कर दी। और यहीं से एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई। सुप्रीम एनर्जी ने यह पैसा धीरे धीरे दीपक कोचर की दूसरी कंपनियों में भेज दिया। तो क्या इसका मतलब यह था कि आईसीआईसीआई बैंक का पैसा गलत तरीके से ट्रांसफर हो रहा था? अरविंद गुप्ता ने जब इस मामले की जानकारी सार्वजनिक करने की कोशिश की तो कोई भी उनकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। लेकिन 2018 में जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो पूरा देश चौंक गया। आईसीआईसीआई बैंक की सबसे ताकतवर महिला पर गंभीर आरोप लगने लगे। चंदा कोचर का नाम इस पूरे घोटाले में आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। लेकिन असली झटका तब लगा जब यह सामने आया कि चंदा कोचर खुद उस कमेटी का हिस्सा थीं जिसने वीडियोकॉन को यह लोन मंजूर किया था। अब तो यह साफ था कि मामला गहरा है। 2018 में चंदा कोचर ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से एक नई रणनीति अपनाई। बैंक ने अपना ध्यान कॉरपोरेट लोन से हटाकर रिटेल बैंकिंग पर केंद्रित कर दिया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या चंदा कोचर को उनके किए की सजा मिलेगी? 2019 में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और फिर 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला सिर्फ एक बैंकिंग घोटाला नहीं था, बल्कि यह एक सबक था कि कैसे लालच और शक्ति का दुरुपयोग किसी के पूरे करियर को तबाह कर सकता है। यह केस इस बात का प्रमाण है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह गलत करता है तो देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। इस घोटाले ने यह भी दिखाया कि कैसे एक आम निवेशक जो बैंकिंग सिस्टम पर नजर रखता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकता है। अगर अरविंद गुप्ता ने ध्यान न दिया होता तो शायद यह घोटाला कभी सामने ही नहीं आता। भारत का बैंकिंग सिस्टम कितना सुरक्षित है? क्या अभी भी ऐसे घोटाले हो रहे हैं जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो अगली कहानी में हम एक और बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं भारत की वित्तीय दुनिया की सबसे छिपी हुई कहानियों को जानने के लिए?